नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कुमाऊं आयुक्त को सौंपी जांच। 15 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश। बनभूलपुरा उपद्रव मामले में पुलिस ने दर्ज की 3 अलग अलग एफआईआर। 16 चिन्हित आरोपियों में से 5 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने कहा, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में किया रोड शो। आजीविका महोत्सव का शुभारंभ, 117 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 85 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। और मोदी सरकार ने दिया आशा वर्कर को बड़ा तोहफा। अब आशा वर्कर को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना लाभ। योजना में शामिल करने से बढ़ेगा मनोबल। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव मामले की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच बनभूलपुरा में हालात सामान्य हैं। गुरुवार को बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद में जहां 5 लोगों की मौत हुई है तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं। स्थिति खराब होने पर हल्द्वानी नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था। बनभूलपुर क्षेत्र में अभी कर्फ्यू लागू है। हालांकि बाहरी क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां और 5 से अधिक पीएसी की कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा कुमाऊं मंडल के अलग अलग थाना चौकी से पुलिस फोर्स भी पहुंची हुई है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम दंगाइयों को चिन्हित करने का काम कर रही है। वहीं 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा और उपद्रव मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा में 16 आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित किया था, जिनमें से आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बनभूलपुरा में गुरुवार को हुए दंगे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद गोली चलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ वहां गया था, लेकिन इस दौरान अतिक्रमण हटाने से वहां स्थिति खराब होने लगी, जिसके बाद लोग उग्र हुए और पुलिस और प्रशासन पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में शुरुआती सूत्रधार अब्दुल मलिक और उसके बेटे को माना गया है, जिसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बनभूलपुरा शहर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर पंजीकृत हुई है और ये 3 एफआईआर जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं सीसीटीवी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्दी बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अब स्थिति नियंत्रण में है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीणा ने कहा कि पूरी घटना में भारी संख्या में पुलिस के जवान घायल हुए हैं। पुलिस अब भी पल पल की निगरानी कर रही है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू लागू है। अज्ञात और नामजद लोगों की तलाश की जा रही है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी मौतें हुई हैं उनका पता लगाया जा रहा है कि किस व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद फायरिंग हुआ है। उस फायरिंग के बाद वहां पे कोई भी डेड बॉडी हम लोगों को नहीं मिली। हमने सर्च किया वहां पे, लेकिन बाद में अगले दिन जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग लोगों के द्वारा 4 बॉडीज वहां पे पहुंचाई गई है। अब ये पीएम रिपोर्ट के बाद में और जो फोरेंसिक एनालिसिस जब उनके बॉडीज पे जो है उसके बाद में पता लग पाएगा कि किसकी मौत किस वेपन से किस तरीके से हुई। वहीं अल्मोड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी हिंसा में जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता
ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में कैंट क्षेत्र से मुख्य बाजार और शिखर तिराहे तक रोड शो किया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं ने उन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद उद्यमियों के साथ संवाद किया और हवालबाग विकासखंड के खेल मैदान में आयोजित आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और सिलबट्टे में पहाड़ी नमक भी पीसा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 117 करोड़ की योजना का लोकार्पण और 85 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही कई घोषणाएं भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजीविका महोत्सव महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है। आजीविका महोत्सव के माध्यम से महिलाओं को एक मंच मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का विजन है। आजीविका महोत्सव ये हमारी जो मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के उत्थान का एक महोत्सव है। उनको आगे लाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से उनको जोड़ने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने पैरों पर मजबूती से वो खड़े हों, इस निमित्त पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक जिले में इस प्रकार के मातृशक्ति के महोत्सव किए हैं। और जिस प्रकार से आज हमारी मातृशक्ति लगातार प्रयास कर रही है, परिश्रम कर रही है और अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, उनको एक मंच मिले, उनका प्रोत्साहन हो, उनका उत्साह बढ़े। गत 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में आशा कार्यकर्तियों को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ आशा कार्यकर्तियों सहित उनके कुटुंब को भी दिया जाएगा। ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशा वर्कर हैं और जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का जो ध्यान रखते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, अनुमानित हमारा अंदाज है 35 लाख से अधिक इनकी संख्या है। कोविड में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कोविड पे जो भारत ने पूरे कोविड को हराया, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो इस बार जो इंटरिम बजट पेश किया, उसमें ये घोषणा करी गई थी कि इनको सबको पीएम आयुष्मान भारत योजना में समाविष्ट किया जाएगा। हमने ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, हमें मंजूरी प्राप्त हो गई है और 1 मार्च से इनको सबको समाविष्ट करने की मंजूरी हमें प्राप्त हो गई है। तो ये 35 लाख जो वर्कर्स हैं और इनके कुटुंब को भी अगर देख लिया जाए तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। 5 लाख तक का हॉस्पिटलाइजेशन का जो व्यय है वो पूरा सरकार उठाएगी। और आज हमारे पास ऑलरेडी 23 लाख जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, उनका आधार सीडेड डाटा हमारे पास प्राप्त है। लगभग 3 लाख आशा वर्कर्स का भी हमें विभिन्न राज्यों से प्राप्त हो चुका है और हमें अपेक्षा है कि हम जल्दी ही ये प्राप्त हो जाएगा और 1 मार्च तक हम इन लोगों को सबको समाविष्ट कर लेंगे और कुटुंबों को जैसे जैसे डाटा आएगा उनको भी समाविष्ट करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है हेल्थ की जो हमारी योजना है, जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को मोटिवेट करना, उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक लाना, जो बच्चों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बताना, जो स्क्रीनिंग है, जो हमारे विभिन्न स्क्रीनिंग के प्रोग्राम है, सभी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर इनके उससे चल रहे हैं और इनके लिए ये मेरे ख्याल से हमारे देश का ऋण है कि इनको भी हम जो इनके स्वास्थ्य का हम जो है उनका, जैसे ये हमारे स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं, हम इनके स्वास्थ्य का देखभाल करें। तो इस कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुड़की स्थित निजी विश्वविद्यालय में भारत ज्ञान समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये समागम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यहां से निकलने वाले विचारों से ये तय होगा कि किस प्रकार हम भारत के उस संकल्प को पूरा करें जिसमें 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का संकल्प किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समागम में शिक्षा के नए आयामों पर मंथन हुआ, जिसमें विशेषज्ञों ने नई शिक्षा नीति में मल्टी डिसिप्लिनरी रेगुलेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को शिक्षा में शामिल करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। समागम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एग्जाम्पलरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सबका मकसद ये है कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्र की जो सेकेंडरी एजुकेशन है और हमारी जो हायर एजुकेशन है, इसका जो ट्रांजिशन और गैप होता है, इसकी किस प्रकार से एनालिसिस किया जाए और किस प्रकार हायर एजुकेशन के बाद में जो कैरियर, जॉब्स और राष्ट्र का सहयोग देना है वो किस प्रकार से किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मंथन और चिंतन होगा उसका हमारे राष्ट्र निर्माण के ऊपर में एक गहरा असर होने वाला है। आयोजक डॉक्टर गेसु ठाकुर और डॉक्टर मनीष कुमार माथुर ने बताया कि समागम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान करना और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई रणनीतियां विकसित करना है। उन्होंने बताया कि इसमें देश भर के 22 राज्यों के 50 से अधिक कुलपतियों और 500 से अधिक महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया। समागम का उद्देश्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा की समीक्षा करना है। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। इस अभियान के तहत एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नशा सप्लाई करने वाले 2 नशा तस्करों को दबोचा है। आरोपियों से 1 किलो 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ आंकी गई है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि ये स्मैक बरेली से खरीदकर खटीमा में नेपाल पहुंचाई जानी थी। उससे पहले ही एसटीएफ की टीम ने तस्कर को दबोच लिया। इसमें हमारी 2 टीमें रहती हैं, गढ़वाल में और कुमाऊं में। दोनों टीमों को कल बड़ी सफलता हासिल हुई है। जो हमारी कुमाऊं की टीम है एएनटीएफ की, उनके द्वारा 2 बरेली के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए से अधिक की है और एक बहुत बड़ी रिकवरी है पिछले कुछ समय में ये। और इनसे पूछताछ की गई है और जो आगे लिंक्स भी निकल कर आए हैं कि किससे लेकर आ रहे थे और आगे किसको बेचने जा रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी लिंकेजेस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके इनकी प्रॉपर्टी भी, जो भी इलीगल प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर की है, उस सबको जब्त कराया जाएगा। साथ ही एक जो हमारी एएनटीएफ गढ़वाल की टीम है, इसके द्वारा भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। उत्तरकाशी के एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 1.5 किलो चरस बरामद हुई है। दूसरे मामले में निरीक्षक नीरज चौधरी के नेतृत्व में उत्तराखंड एसटीएफ की एएनटीएफ टीम ने कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत बस अड्डे स्थित रामतीर्थ टूर एंड ट्रेवल्स के सामने से उत्तरकाशी के धौतरी निवासी अभियुक्त प्रहलाद लाल का 1 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। अगली खबर टिहरी जिले से है। ये खबर बेहद खास है। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार अनुमति लेकर टिहरी पहुंचे। उन्होंने यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्रिपन सिंह नेगी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए। ये अपने आप में बड़ी बात है कि रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी 100 किलोमीटर दूर टिहरी जिले में आकर अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहे हैं। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने एक दिन में 130 से अधिक गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया। वे पहले टिहरी जिले के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। सुदूर गांव मेंढ, मेवाड़ी, पिसवाड़ से आई महिलाओं का कहना है कि उन्हें अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था बलेश्वर मिलने से बड़ी राहत मिली है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन टिहरी और रुद्रप्रयाग से आए जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार का आभार व्यक्त किया। घनसाली से अल्ट्रासाउंड करने आई मनीषा मेहरा ने कहा कि गायनी के अभाव के चलते उन्हें पहले अल्ट्रासाउंड के लिए श्रीनगर या नई टिहरी जाना पड़ता था। मैं यहाँ बेलेश्वर में अल्ट्रासाउंड करने आई हूँ और यहाँ से हमें पहले श्रीनगर और टिहरी जाना पड़ता था, जहाँ वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते थे। कभी कभी होते थे, कभी कभी नहीं होते थे। तो इसलिए जो दूर दूर से आती हैं उनको यहाँ बेलेश्वर में अल्ट्रासाउंड करवाने की सुविधा प्राप्त हुई है। और जो दूर दूर के गाँव के आते हैं यहाँ, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा है।
टिहरी के डिप्टी सीएमओ चंदन मिश्रा ने बताया कि टिहरी जिले में कुल 3 गायनी हैं। भिलंगना विकासखंड के घनसाली क्षेत्र में किसी भी अस्पताल में गायनी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जिला प्रशासन की अनुमति के बाद रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में अल्ट्रासाउंड की अनुमति दी गई। इससे महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। जो इस टिहरी ब्लॉक का एक दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के कमी की वजह से यहाँ के लोग परेशान थे, तो डीएम साहब जो भी वर्तमान में रुद्रप्रयाग में डॉक्टर सौरभ गहरवार जी हैं और साथ ही साथ वो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी हैं, इनके द्वारा शासन को कहा गया था कि मैं यहाँ पे करने को इच्छुक हूँ, तो शासन ने इनको अनुमति प्रदान की और आज इनके द्वारा 130 गर्भवती माताओं का अल्ट्रासाउंड परीक्षण किया गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।